हेलो एवरीवन, आज हम चालू करेंगे लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ लीनियर मेजरमेंट। कल की क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑब्जर्विंग देखा था, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे लीनियर मेजरमेंट में। तो चलिए चालू करते हैं। लीनियर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट क्या होता है देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ सर्वे इज टू प्लॉट ऑफ एन एरिया एज द मैप इज प्लॉटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब भी आप लोग मैप देखेंगे उसमें कोई भी डिस्टेंस लिया रहता है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया रहता है। कहीं पे भी इंक्लाइन डिस्टेंस या इंक्लिनेशन की बात नहीं होती, हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही लिया जाता है प्लान और मैप में। अगर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापना कठिन होता है या पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग इंक्लाइन लाइन मापते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेते हैं उसका उस प्लेन पे। तो वो वही बोला गया, द डिस्टेंस सोन आर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन। इन सर्विंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये ध्यान रखेंगे, सर्वेइंग में क्या होता है, दो पॉइंट का जो भी डिस्टेंस लिया जाता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही लिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। इसीलिए सभी करेक्शन और एरर वाला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे करेक्शन ऑफ पुल, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर, करेक्शन ऑफ सैग, ये सभी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसलिए कोई करेक्शन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हेन द स्लोप डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द फील्ड। ठीक है, अगर किसी वजह से स्लोप डिस्टेंस मेजर करना पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है मेजर करना, तो क्या करेंगे, दे आर रिड्यूस्ड टू इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैप। प्रिपरेशन ऑफ मैप के लिए क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। तो मेथड ऑफ क्या 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 होगा लीनियर मेजरमेंट का, लीनियर मेजरमेंट के क्या क्या मेथड्स है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो हम लोग जैसे डायरेक्टली चेन या टेप के हेल्प से कर सकते हैं, चेन और टेप के हेल्प से डायरेक्ट मेथड है ये। ऑप्टिकल मेथड क्या है, जैसे टेकोमीटर, इसके हेल्प से भी तो अपन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये क्या ऑप्टिकल मेथड है, टेको मीटर। कुछ मेथड्स और है जिसको हम लोग बोलते हैं ईडीएमआई मेथड्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, वो डिपेंड करता है उसका वेवलेंथ पे। तो फर्स्ट आता है लाइट वेव, दूसरा आता है माइक्रोवेव और उसी को रेडियो वेव भी बोला जाता है, तीसरा आता है इंफ्रारेड। इसमें से क्वेश्चन इस बार आप लोगों के एग्ज़ाम में आया हुआ था, कौन से एग्ज़ाम में बताएंगे, सीजी व्यापम में आया था, सीजी व्यापम जो आप लोग का WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखेंगे लाइट वेव में क्या क्या एग्जांपल होते हैं इसके, जियोडी मीटर और दूसरा एग्जांपल है इसका मिकोमीटर, और माइक्रोवेव और रेडियो वेव का एग्जांपल क्या क्या है, डिस्टोमेट। ये ध्यान रखेंगे ना कि इसका कौन सा एग्जांपल है, ये डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टेलोमीटर। तीसरा है इंफ्रारेड, ये तो सभी लोग जानते हैं, टोटल स्टेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, डायरेक्ट मेथड में क्या आएगा, चैन और टेप। ऑप्टिकल मेथड में क्या आएगा, टेकोमीटर। एंड तीसरा ईडीएमआई इस मेथड में क्या क्या आएगा, लाइट वेव पे डिपेंडेंट जियोडीमीटर और मिकोमीटर। माइक्रोवेव और रेडियो वेव पे क्या, डिस्टोमेट एंड टेलोमीटर। एंड तीसरा इंफ्रारेड में टोटल स्टेशन, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ें। अब देखते हैं चैन सर्विंग डिटेल से, कि चैन सर्विंग अपन क्या क्या करते हैं, किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच लीनियर मेजरमेंट्स आर डन विथ चैन और टेप। सिर्फ लीनियर मेजरमेंट इसमें किया जाएगा, किसके हेल्प से, चैन और टेप के हेल्प से। और ये ऑपरेशन जो ये किया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग चैनिंग, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, जैसे सपोज मेरे पास 20 मीटर का क्या है, चैन है, ठीक है। तो ये सपोज 0 मीटर है, ये 20 मीटर है, ठीक है।
यहाँ पे जो दो आदमी की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं फॉलोअर, और दूसरा होता है लीडर। लीडर बहुत सारे पैग्स रखे रहता है, ठीक है, और जैसे जैसे 20 मीटर के चैन ख़त्म होते जाता है, मेजरमेंट लेते जाता है, एक एक वहाँ पे पैग लगाते जाता है, और जैसे फॉलोअर उस पोजीशन पे आता है वो पैग उठा के अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो वही बोला गया है यहाँ पे, मैं इसको समझाने के लिए, यहाँ पे आपका कौन रहेगा, यहाँ पे लीडर रहेगा, यहाँ पे फॉलोअर रहेगा उसके पीछे। अगेन यहाँ से जब अगला मेज़रमेंट लेना है तो लीडर यहाँ पे आ जाएगा एंड फॉलोअर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया है, इन दिस प्रोसेस चैनिंग सर्वे टीम कंसिस्ट ऑफ लीडर 20 मीटर में रहेगा एंड फॉलोअर 0 मीटर पे रहेगा। लीडर ड्राइव्स द एरो एंड फॉलोअर कलेक्ट सीड्स, ठीक है। लीडर क्या रहेगा, उसको ड्राइव्स करते रहेगा एरो को, और फॉलोअर उसको कलेक्ट करते रहेगा। तो बताएंगे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एरो विथ, यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो फॉलोअर या तो फिर क्या लीडर, सिग्निफाइज चैन लेंथ मेजर। अब जितना चैन लेंथ मेजर हो गया है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके पास एरो होगा उतना ही, लीडर के पास तो ज़्यादा होगा ना, वो तो प्रोसीड कर रहा है, लेकिन फॉलोअर क्या कर रहा है, जितना मेजरमेंट हो जा रहा है उसको कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉलोअर। समझ में आ गया। नंबर ऑफ एरोज विथ फॉलोअर सिग्निफाइज चैन लेंथ मेजर, ये आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम क्वेश्चन SSC में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें तो समझ में आ गया फॉलोअर एंड लीडर का क्या काम है। लीडर ड्राइव्स द एरो एंड फॉलोअर कलेक्ट्स इट्स। नंबर ऑफ एरो विथ फॉलोअर सिग्निफाइज चैन लेंथ मेजर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बेसिक डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं। ऑफसेट किसको बोला जाता है, टाइज किसको बोला जाता है, ठीक है। ये सपोज मेरे पास एक एरिया है ये, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ स्टेशन मार्क कर रहा हूँ, सपोज A स्टेशन है, ये B स्टेशन है, ये C स्टेशन है, सिर्फ यहाँ पे अभी 3 ही मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे को यहाँ पे एक ट्री है, इसका डिटेलिंग करना है, ठीक है। तो मैं सर्वे लाइन से ही मेज़र करूँगा, ऐसा तो नहीं कहीं पे भी जाकर कर लूँगा। तो ये सर्वे लाइन से अगर मैं इसका डिटेलिंग कर रहा हूँ और ये 90 डिग्री बना रहा है सपोज, तो इसको मैं सिंपली बोलूँगा ऑफसेट। अगर ये कुछ इंक्लिनेशन पे मेज़रमेंट कर रहा हूँ, जैसे ये 90 डिग्री के अलावा, तो इसको बोलते हैं टाइज, ठीक है। तो ऑफसेट क्या हो जाएगा देखेंगे, ऑफसेट्स आर लेटरल डिस्टेंसेस मेजर्स फ्रॉम द सर्वे लाइन, ठीक है। यही था, ये सर्वे लाइन था, ये भी आपका, वहाँ से हम लोग ट्री का क्या किए, डिटेलिंग पता किए। तो ये है ऑफसेट्स आर लेटरल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द सर्वे लाइन टू द स्टेशन हुज डिटेल्स इज टू बी कलेक्टेड। जिसका डिटेल चाहिए उसका क्या करते हैं, लेटरल डिस्टेंस लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट किसको बोलेंगे, सिंपली ऑफसेट्स को, जो 90 डिग्री बनाए, किससे, सर्वे लाइन से। और ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है, इसको बोला जाता है टाइज। जैसे यहाँ पे ये क्या था, ये था टाइज, और ये क्या था, ऑफसेट्स, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ें, कुछ और डेफिनेशन देखें। इस जो आगे पढ़ेंगे उस डेफिनेशन से डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन देखेंगे। मेन सर्वे लाइन क्या होता है, मेन सर्वे स्टेशंस क्या होता है, ठीक है। तो चालू करते हैं। मेन सर्वे लाइन क्या है, मेन सर्वे स्टेशन क्या है, ठीक है। जैसे मैं एक प्लॉट बना लेता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक रेंडमली मैं वो बना लिया, यहाँ पे कुछ स्टेशन मार्क कर देता हूँ ABCD। तो जो मेन स्टेशन यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, इट इज़ द पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट। जहाँ पे 2 साइड मीट करते हैं उसको बोला जाता है मेन स्टेशन। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपका, A B
सी डी यूर मेन स्टेशन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन क्या होता है, दिस आर टू लाइन्स ज्वाइनिंग मेन स्टेशन। जैसे जो मेन स्टेशन ए और बी और सी और डी और ए को जो जोड़ता है वो कहलाता है आपका मेन सर्वे लाइन। तो यहाँ पे मेन सर्वे लाइन क्या हो जाएगा, ए बी एक मेन सर्वे लाइन होगा, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए, ये आपका मेन सर्वे लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइज स्टेशन क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है मेन स्टेशन एंड मेन सर्वे लाइन। टाइज स्टेशन क्या होता है देखते हैं, इसको सब्सिडरी स्टेशन भी बोला जाता है। टाई स्टेशंस आर स्टेशंस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑन द मेन स्टेशन, लाइन ज्वाइनिंग ऑन द मेन स्टेशन। जैसे यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, ये जैसे मैं ले लिया ई पॉइंट, ये हो गया एफ पॉइंट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके टाई स्टेशन। और ये दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये क्या होगा, टाई लाइन। तो यहाँ पे ई एंड एफ क्या हो गया आपका टाई स्टेशन, एंड टाई लाइन क्या हुआ, ई एफ यूर टाई लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, जो कंप्लीट अपना एरिया होता है उसको इक्वली टू पार्ट्स या बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो बेस लाइन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बेस लाइन इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होता है, विच जनरली पासेस थ्रू द सेंट्रल रीजन ऑफ द एरिया। जैसे ये अपना सेंट्रल रीजन से पास हो रहा है, ठीक है, बी डी। तो बेस लाइन क्या हो जाएगा, थोड़ा लिख भी लेते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, बी डी इज यूअर बेस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट चेक लाइन, और इसको प्रूफ लाइन भी बोला जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चेक लाइन और प्रूफ लाइन क्या होता है बताता हूँ। चेक लाइन इज प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। ये चैनिंग के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, ये एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग ऑफ एनी पॉइंट। चेक लाइन कभी भी किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये एक्यूरेसी ऑफ वर्क चेक करने के लिए किया जाता है। क्या, चेक लाइन और प्रूफ लाइन। नेक्स्ट पढ़ें, ये समझ में आया मेन सर्वे लाइन क्या होता है, टाई स्टेशन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है और चेक लाइन क्या होता है। ये डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है देखते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, इन चैन सर्वेइंग अटेम्प्ट शुड बी मेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन शुड बी क्लियर फॉर प्लॉटिंग पर्पस, ठीक है। ऐसा दो लाइन के बीच में एंगल होना चाहिए कि वो इंटरसेक्शन ना कर पाए प्लॉटिंग पोजीशन को, ठीक है। इंटरसेक्शन करे वो क्लियर रहे, उसमें बीच में कोई होचपोच मत हो। तो हैंस फॉर ऑब्टेनिंग क्लियर इंटरसेक्शन द एंगल बिटवीन टू लाइन इन द रेंज ऑफ, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये बोला गया है आपका 30 डिग्री टू 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट पॉसिबल वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो 30 टू 120 डिग्री। एंड सबसे बेस्ट पॉसिबल वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होता है चैन सर्वे में, जैसा कि पहला तो नाम से क्लियर है, चैन सर्वे में क्या यूज़ होगा, सबसे पहले तो चैन यूज़ होगा। जैसे हम लोग पीछे भी देखे, लीनियर मेजरमेंट किससे किया जाता है, टेप और चैन से। तो उसी की बात किया गया है कि सबसे पहले कितने प्रकार के चैन होते हैं, इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन चैन सर्वे। तो पहला है आपका सर्वेइंग चैन। यहाँ पे देखिए, ये है आपका रिवेन्यू चैन,
उसके बाद दिया हुआ है आपका इंजीनियर्स चैन, ऐसा कुछ आपका इंजीनियर्स चैन दिखता है। उसके बाद मैट्रिक चैन ऐसा कुछ है। गंटर्स चैन ये है। अभी बताऊंगा तीनों का लेंथ कितना होता है, कितने कितने फीट के होते हैं, कितने कितने उसमें लिंक होता है, लिंक क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए कैसा दिखता है रिवेन्यू चैन, इंजीनियर्स चैन, मैट्रिक चैन एंड गंटर्स चैन, ठीक है। अभी इसका हम लोग पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ चैन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिवेन्यू चैन का लेंथ कितना होता है। रिवेन्यू चैन ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये 33 फीट का होता है और इसका जो लिंक होता है वो टोटल 16 लिंक होते हैं। इसको याद रखने का आपको मेथड बताऊंगा, जनरली कन्फ्यूज़न आता है रिवेन्यू चैन एंड गंटर्स चैन में। दूसरा आपका आता है गंटर्स चैन, ये होता है आपका 66 फीट का। इसमें टोटल लिंक रहते हैं आपके 100 लिंक किस क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। अभी जब ध्यान रखिए रिवेन्यू चैन कितना फीट का होता है, 33 फीट का होता है, 16 लिंक होते हैं। गंटर्स चैन में से 66 फीट का होता है, 100 लिंक होते हैं। तीसरा आपका आता है इंजीनियर्स चैन, ये आपका होता है 100 फीट का और इसमें 100 लिंक ही होते हैं। चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं दैट इज़ मैट्रिक चैन। ये आप लोग का आता है एक 20 मीटर का और दूसरा आता है 30 मीटर का। 20 मीटर वाले में रहता है 100 लिंक और 30 मीटर वाले में रहता है 150 लिंक। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये डायरेक्टली आप लोग से पेपर में पूछ लेता है कि रिवेन्यू चैन कितने फीट का होता है और उसमें कितने लिंक होते हैं, या फिर गंटर्स चैन। तो इसको जनरली कन्फ्यूज़न आता है ये दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाया है। राहुल गांधी, आर पहले आ रहा है देन जी आ रहा है, मतलब आर वाले में हर चीज़ कम रहेगा। ये 33 फीट का होगा और गांधी में जी दैट इज़ गंटर्स चैन 66 फीट का होगा। ये जस्ट मैंने याद रखने के लिए बनाया, आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, देखते हैं 20 मीटर चैन कैसा दिखता है। ये जैसे 20 मीटर चैन का मैंने फ़ोटो लेके आया है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप लोग गुप्ता एंड गुप्ता में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। एसएससी जेईई में डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो ब्रास रिंग होते हैं वो कितने कितने मीटर पे होते हैं। तो देखिए ब्रास रिंग क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्रास रिंग, ठीक है। ये जो ब्रास रिंग है हर एक मीटर पे होता है। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, ब्रास रिंग्स एट एवरी मीटर लेंथ पे। एक ऐसा टैली दिखता है, ये हर 5 मीटर पे होता है ऐसा टैली, सिंगल रिंग वाला। यहाँ पे देखिए ये ऐसा टैली हर 10 मीटर पे होता है और ये ऐसा टैली हर 15 मीटर पे होता है। तो ये है आपका 20 मीटर चैन। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ब्रास के बारे में पूछ लेता है जनरली कितना मीटर पे ब्रास रिंग होता है, तो हर एक मीटर पे ब्रास रिंग होता है, ठीक है। अगर 20 मीटर का है तो कितने ब्रास रिंग होंगे, उसमें 20 ब्रास रिंग होंगे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट इक्विपमेंट की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या लगता है क्या एसेसरीज यूज़ होता है, पेक्स यूज़ होता है सर्वे में, ठीक है। पेक्स का काम क्या और कैसा दिखता है, देखिए आप लोग सर्वे कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो इसको देखे होंगे जनरली। ये है आपका पेक्स, इसको ऐसे इंसर्ट किया जाता है ग्राउंड में, ये उसका डायमेंशन। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखोगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिस आर यूज्ड टू मार्क डेफिनिट पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, टेम्परेरी और सेमी परमानेंट। मतलब ये टेम्परेरी मार्क करने के लिए होता है पॉइंट को, ठीक है। तो ये है आपका पेक्स। नेक्स्ट देखते हैं एरोज। ये एरो वाला नहीं है धनुष बाण वाला, ठीक है, ये सर्वे का एरो है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है एरोज यूज्ड इन सर्वे। ऐसा दिखता है आपका एरो, ठीक है। दिस आर यूज्ड बाय लीडर, ये लीडर के यूज़ किया जाता है टू मार्क एंड पॉइंट ऑफ चेन लेंथ। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था ना फॉलोअर और लीडर, तो ये लीडर रखे रहता है, एरो जो हम लोग पढ़े थे, फिर फॉलोअर कलेक्ट करते जाता है तो वहाँ से पता चलता है कितना मीटर का सर्वे हुआ है। तो वही चीज़ है, दिस आर यूज्ड बाय लीडर टू मार्क एंड पॉइंट ऑफ चेन लेंथ। ये है आप लोग का एरो, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं।
इट इज़ यूज टू लोकेट intermediate points along a straight line and this process is called ranging। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे को क्या है, स्टेशन ए है, यहाँ पे स्टेशन बी है, और मैं तो जानता हूँ चैन लेंथ कितना होता है 20 मीटर या 30 मीटर। कौन सा चैन? मैट्रिक चैन। और सपोज ए से बी का डिस्टेंस है 60 मीटर, तो 60 मीटर तो एक चैन से कर नहीं सकते, तो पहला 20 मीटर में गया, एक चैन मेज़र किया, वहाँ पे एक रेंजिंग रॉड इंसर्ट कर दिया। उसके बाद मैं दूसरा चैन उसी चैन को लिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया। उसके बाद सेम रेंजिंग रॉड लगाया मैं, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। इस प्रकार से मैं स्टेशन ए से स्टेशन बी तक मेज़र कर पाया। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें किसको डाउट? क्या होता है रेंजिंग रॉड? इट इज़ यूज्ड टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के लिए करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान दें, ऑल रॉड मस्ट बी इन द सेम लाइन, सभी क्या होंगे? सेम लाइन पे रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑफसेट रॉड क्या होता है, क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है, तीनों में डिफरेंस देखते हैं। इट इज़ द रेंजिंग रॉड, ये एक प्रकार का रेंजिंग रॉड है विथ स्लॉट्स। रेंजिंग रॉड में स्लॉट्स नहीं बने रहता, इसमें स्लॉट्स बने रहता है। क्यों? क्योंकि इसके हेल्प से अपन राइट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन टेकिंग ऑफसेट्स। ऑफसेट्स लेने के लिए इसमें 90 डिग्री पे क्या बने रहता है? स्लॉट्स बने रहता है, उसको बोलते हैं अपन ऑफसेट रॉड। और जो सिंपली जिसमें स्लॉट्स नहीं रहता है उसको क्या बोला जाता था? रेंजिंग रॉड। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्रॉस स्टाफ, एंड उसी को बोला जाता है ओपन क्रॉस स्टाफ। दिस यूज्ड फॉर सेटिंग ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्वे लाइन। किसी भी पॉइंट पे ऑफसेट लेने के लिए जो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसको बोला जाता है क्या? ओपन क्रॉस स्टाफ। कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आपका ओपन क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। इसमें क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू इस्टेब्लिश ऑफसेट्स एट एवरी 45 डिग्री, लाइक 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, ये है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ठीक है, तो तीनों क्लियर हो गया, व्हाट इज ऑफसेट रॉड, व्हाट इज क्रॉस स्टाफ एंड व्हाट इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट आगे बढ़े, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, ये आपका पॉइंट ए, उसके सीधा सीधा पॉइंट बी है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है? ए बी के एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है। तो उसके लिए क्या किया गया? ए और बी के एक पॉइंट पे से पॉइंट डी पे एक ऑप्टिकल स्क्वायर फिट किया गया। उसके हेल्प से हम लोग पॉइंट ओ तक पहुंच रहे हैं, मतलब कि 90 डिग्री पे ऑफसेट्स ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? दो मिरर होता है जो एक दूसरे से 45 डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री पे होते हैं। अब जैसे ही रे आई से निकला हुआ इसमें टकराया, वो कहाँ जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा इधर, इस मिरर से टकरा के ये इसमें आएगा, और आप लोगों को क्या दिख जाएगा डायरेक्टली आंखों से? ये ओ पॉइंट दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बोला जाता है इसको ऑप्टिकल स्क्वायर। तो देखते हैं, इट इज़ यूज्ड टू इस्टेब्लिश परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट मिल रहा है अभी अभी देखें हम लोग। इट यूजेज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट रिफ्लेक्स, डबल रिफ्लेक्शन। ये डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे था और दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो किस पे करता है? डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन? ऑप्टिकल स्क्वायर। ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें जो दो मिरर लगे हुए थे उसको क्या बोला जाता है? ये वाला जो एच नाम से हुआ इसको बोला जाता है हॉरिजॉन मिरर, हॉरिजॉन, और इसको बोला जाता है इंडेक्स मिरर, इंडेक्स मिरर। अब चूंकि हॉरिजॉन मिरर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, क्योंकि बी पॉइंट को भी लोकेट करना है, तो इसको फुल्ली सिल्वर्ड या फुल्ली पेंट नहीं किया करते, आधा करते हैं, क्योंकि बी पॉइंट को भी लोकेट कर सकते, तो वही लिखा है। और जबकि इंडेक्स मिरर क्या होता है? उसको फुल्ली सिल्वर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से और किसी को डायरेक्टली पास नहीं कराना है, तो वही बोला गया है, इंडेक्स मिरर इज़ फुल्ली सिल्वर्ड एंड हॉरिजॉन मिरर इज़ बॉटम हाफ सिल्वर्ड एंड टॉप हाफ अनसिल्वर्ड। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डबल रिफ्लेक्शन वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है,
प्रिज्म स्क्वायर क्या है? प्रिज्म स्क्वायर बेसिकली इसी टाइप का होता है, बस इसमें ये क्या रहता है, मिरर की जगह एक प्रिज्म लगा होता है। तो प्रिज्म स्क्वायर कुछ नहीं है, इट इज़ सिमिलर टू ऑप्टिकल स्क्वायर बट मिरर इज रिप्लेस्ड बाय प्रिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपली इसमें जो मिरर था अपना उसको प्रिज्म से रिप्लेस्ड किया गया है। नेक्स्ट, क्लिनोमीटर क्या होता है? सिंपल क्लिनोमीटर क्या है? इट इज़ यूज्ड टू मेज़र स्लोप ऑफ द ग्राउंड। कैसे मेज़र करेंगे ये बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लैग है, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और कुछ इस तरह से आपका क्लिनोमीटर रहता है। इसको मैं इरेज करता हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिख पाएगा। अब जैसे ही देखिए मैं हॉरिजॉन्टल से इसको जैसे जैसे इंक्लाइंड करते गया, कहाँ पे, इस लाइन के थ्रू, तो ये वाला एंगल मिलेगा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और चूंकि हम लोग को क्लिनोमीटर में ये चीज़ पता चलता है, ये एंगल सपोज है आपका 125 डिग्री, तो अपना इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से कितना रहेगा, इसमें अगर अपन 90 डिग्री माइनस कर दे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस दैट इज़ 35 डिग्री, जैसे ये बताया गया था। तो ये उसका फिगर है, ठीक है। इसको बोला जाता है सिंपल इंक्लिनोमीटर। ये काहे यूज़ किया जाता है? स्लोप ऑफ द ग्राउंड फाइंड आउट करने के लिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे आप लोग का चालू होगा क्या, करेक्शन। उससे पहले ये देख लेते हैं कि एरर क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, किसको मिस्टेक बोलेंगे, किसको एरर बोलेंगे। और एरर को दूर करने के लिए करेक्शन करना पड़ेगा उसमें, और कौन कौन से करेक्शन करना पड़ेगा टेप में, कौन कौन से करेक्शन करना पड़ेगा चेन में, ये सभी बातें अगर आगे करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ें, तो ये है मिस्टेक्स एंड एरर। किसको मिस्टेक बोलते हैं देखते हैं सर्वे में। मिस्टेक्स क्या होता है? दिस आर ड्यू टू केयरलेसनेस, पुअर जजमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसा कि मान लीजिए 10 मीटर का रीडिंग लेना है, लेकिन आप लोगों ने क्या कर लिया, गलती से 12 मीटर का ले लिया, तो ये आप लोग को क्या है, पुअर जजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। या मिस काउंटिंग ऑफ टेप लेंथ, मतलब टेप लेंथ दिखा तो सही रहा लेकिन आप लोगों ने काउंटिंग गलत किया है, तो ये क्या कहलाएगा, आप लोगों का मिस्टेक कहलाएगा, इस प्रकार का गलती। और उसी तरह इसके अलावा जो भी डिस्क्रिपेंसी रहेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, एरर बोलते हैं। दिस आर द डिस्क्रिपेंसी अदर देन द मिस्टेक। मिस्टेक के अलावा जो भी रहेगा वो कहलाएगा आपका एरर। तो एरर का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सर्वे में आगे आते रहेगा, यूज होते रहेगा। तो एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, ई इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोला जाता है EMT, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये याद भी रखेंगे, रिमेंबर दिस। इसको याद कैसे रहेंगे, देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, E के बाद M, M के बाद T, ठीक है। तो और करेक्शन क्या हो जाएगा, एरर का निगेटिव। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में एरर आ रहा है 2 मीटर का, तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें -2 करना पड़ेगा। तो करेक्शन हमेशा क्या होता है, निगेटिव ऑफ एरर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका, मान लीजिए ट्रू वैल्यू किसी चीज़ का 5 मीटर है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसको आप लोग मेज़र किए हैं 4 मीटर का, तो बताएंगे करेक्शन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो सबसे पहले एरर निकाल लेते हैं। एरर क्या होता है, EMT मेजर्ड वैल्यू 4 माइनस 5, ये आ गया आपका माइनस में। एरर मगर माइनस में आए तो करेक्शन कितना आ जाएगा, +1। क्यों, करेक्शन एरर का उल्टा होता है, तो मतलब करेक्शन इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप लोग प्रोसीड करेंगे, पहले एरर निकालेंगे फिर करेक्शन निकालेंगे किसी भी चीज़ का। एरर कैसे निकालेंगे, EMT, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये आगे पूरा सर्वे में यूज़ होता रहेगा, इसीलिए आपको डिटेल से बता रहा हूँ क्या है एरर, क्या है करेक्शन, ठीक है। अब 1 बाई 1 देखते हैं कितने प्रकार के करेक्शन होते हैं, कौन कौन से करेक्शन हम लोगों को पढ़ना है टेप और चेन के लिए। बढ़े आगे, ये क्लियर हुआ। चलिए करेक्शन देखते हैं। चेन में क्या क्या करेक्शन आएगा, टेप में क्या क्या करेक्शन आएगा। चेन में जो हम लोग करेक्शन पढ़ते हैं, करेस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन और करेक्शन फॉर स्लोप, ठीक है। वेयर एज टेप में सभी प्रकार के करेक्शंस आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, स्लोप, पुल के वजह से, टेम्परेचर की वजह से, सैग करेक्शन और मिस अलाइनमेंट। यहाँ पे आप लोग का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा सैग वाला, ये देखेंगे हम लोग क्या होता है 1 बाई 1।
तो ये आप लोग देखेंगे करेक्शन क्या क्या होता है। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो पहला देखते हैं करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब सिंपली मैं कुछ नॉमेनक्लेचर दे रहा हूँ, उसको आप लोग पहले ध्यान देंगे। ठीक है, नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप और चैन किसको बोलेंगे? जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं इसको अपन शो करते हैं एल डैश से, स्मॉल एल डैश से। जैसे ये सिंपली 20 मीटर का होता है, 30 मीटर का होता है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का वैल्यू दिया रहे तो वो क्या रहेगा आपका? नॉमिनल लेंथ ये रहेगा, डिजिग्नेटेड लेंथ रहेगा, मतलब जितना होना चाहिए था नॉमिनल लेंथ। ठीक है, और एक्चुअल लेंथ क्या होगा? जितना एक्चुअल में है, मतलब 20 मीटर या 30 मीटर से कुछ जो आसपास की वैल्यू है, जैसे 19.92 हो गया, इससे 20.012 हो गया, इससे 30.12 हो गया, से 29.98 हो गया। इस टाइप की जो वैल्यू रहेगी उसको बोला जाता है एक्चुअल या एब्सोल्यूट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट मेजर्ड लेंथ क्या होता है? मेजर्ड लेंथ करेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल लेंथ होता है। ठीक है, मतलब 20 मीटर या फिर 30 मीटर के टेप से अगर नापा जाता है तो वो होता है मेजर्ड लेंथ। लेकिन ठीक है, और एक्चुअल लेंथ क्या होता है? उससे आएगा आपका करेक्ट लेंथ, मतलब जो एक्चुअल टेप से नाप के किया गया है वो आप लोग का क्या रहेगा? करेक्ट लेंथ रहेगा। ठीक है, तो इसको सिंपली समझने के लिए, फॉर्मूला डेवलप करने के लिए आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे, अगर आप लोग का एल डैश अगर एल के बराबर रहता तो कोई करेक्शन करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। मतलब नॉमिनल लेंथ और एक्चुअल लेंथ अगर सेम रहता तब तो बात ही कुछ नहीं था। अगर इसमें करेक्शन कब करना पड़ेगा? जब नॉमिनल लेंथ आपका एक्चुअल लेंथ से कुछ डिफर करे। तो यही होता है, इफ़ एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द टेप इज़ नॉट इक्वल टू नॉमिनल लेंथ। ठीक है, इफ़ एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द टेप इज़ नॉट इक्वल टू नॉमिनल लेंथ, मेजर्ड डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू करेक्ट डिस्टेंस। अगर if L dash is not equal to L, then L dash is not equal to L, ये होगा। इसी चीज़ को करेक्ट करना है अपने को। देन करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज टू बी अप्लाइड टू मेजर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखेंगे, इफ एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप मतलब L, if actual length of the tape is shorter than nominal length, सपोज ये कंडीशन दे रहा हूँ, if actual length क्या है आपका? nominal length से छोटा है तो क्या होगा? then जो measured distance आएगा, measured distance that is L dash, वो क्या होगा? बड़ा होगा किससे? करेक्ट डिस्टेंस से। इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, 20 मीटर का एक टेप है या चैन है। ठीक है, 20 मीटर का टेप या चैन है और एक्चुअल में वो क्या है? 19.92 का निकला। बोल सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ उसके नॉमिनल लेंथ से छोटा है। अब जैसे ही अगर वो उससे छोटा है तो जो 20 मीटर का रहेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअल में 19 मीटर ही मेज़र कर रहा है और उसको 20 मीटर बोल रहा है। तो ऐसा करते करते क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर बढ़ते जाएगा। तो जो मेजर्ड डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा आपके करेक्ट लेंथ से। तो वही भी बोला गया है, जो मेजर्ड लेंथ रहेगा वो आपके एक्चुअल लेंथ करेक्ट लेंथ से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए क्या होगा? एरर क्या हो गया? क्या होगा? EMT पढ़े थे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, और ट्रू वैल्यू से तो एरर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो करेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यही चीज़ बोला गया है, इसको मैं नोट में लिखवा भी देता हूँ। देखेंगे, इफ़ नॉमिनल लेंथ इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ, ये समझ में आया? इफ़ मेजर नॉमिनल लेंथ इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ, देन जो मेजर्ड वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? मेजर डिस्टेंस जो रहेगा, इसको मेजर डिस्टेंस लिख लीजिए जो ज़्यादा समझ में आएगा। मेजर डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन करेक्ट डिस्टेंस रहेगा। तो अगर एरर निकालूँ मैं तो क्या था? मेजर्ड डिस्टेंस माइनस ट्रू डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो करेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक ट्रिक लिख लीजिए, नोट, इफ़
if tape is shorter, then correction will be subtractive। ऐसा लिख लीजिए, ये हो गया एस एक प्रकार हो गया शॉर्टर। अगर टेप शॉर्टर है तो उसके लिए करेक्शन भी कैसा आएगा, सब्सट्रैक्टिव मतलब निगेटिव। इसको ध्यान रखेंगे, ये आप लोग क्या ट्रिक है, एस फॉर शॉर्टर एंड एस फॉर सब्सट्रैक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ें तो इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली, जो आप लोग न्यूमेरिकल में यूज़ भी करेंगे। यहीं पे लिख लेते हैं ना, जगह नहीं है मेरे पास, तो फॉर्मूला डायरेक्ट अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली एग्ज़ाम में यूज़ करने के लिए लिखेंगे, करेक्ट लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, करेक्ट लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इक्वल टू मेजर्ड लेंथ अपॉन नॉमिनल लेंथ। मतलब सही को एक साइड रखेंगे अपन रेशियो के फॉर्म में, और जो गलत रहेगा या नॉमिनल रहेगा और जो मेजर्ड रहेगा उसको एक साइड रखेंगे। सिमिलरली अगर करेक्ट एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, करेक्ट एरिया अपॉन एक्चुअल लेंथ का स्क्वायर अपॉन मेजर्ड एरिया अपॉन नॉमिनल लेंथ का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा तो उसमें अपन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ लाइन ऑफ ट्रू लेंथ ऑफ 500 मीटर। ठीक है, ये क्या बोल दिया है, ट्रू लेंथ। व्हेन मेजर्ड बाय अ 20 मीटर टेप वाज फाउंड टू बी 502 मीटर। ये क्या हो गया, 502 मीटर मेजर्ड लेंथ हो गया, और ये 20 मीटर क्या हो गया, नॉमिनल लेंथ हो गया भाई। और क्या पूछा है, करेक्ट लेंथ। ये आप लोग का पूछ लिया है करेक्ट लेंथ। तो अपन फॉर्मूला अभी पढ़े थे, क्या करेक्ट वाले को एक तरफ रखना है और नॉमिनल और मेजर्ड वाले को एक तरफ रखना है डेज के फॉर्म में। तो करेक्ट लेंथ अपॉन क्या था, ट्रू लेंथ। इधर क्या था, मेजर्ड नॉमिनल लेंथ अपॉन मेजर्ड लेंथ। ठीक है, तो करेक्ट लेंथ तो पूछा है, इसको करेक्ट लेंथ को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। नॉमिनल लेंथ कितना है, 20 मीटर अपॉन 502 इंटू ट्रू लेंथ 500। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट लेंथ। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.92 मीटर। और अभी जो आपको ट्रिक बताया था वो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देखिए जो आप लोग को बताया था, एज फॉर शॉर्टर एंड सब्सट्रैक्टिव। ठीक है, तो देखिए क्या था यहाँ पे, जो है ये एक्चुअल लेंथ कितना है, 19.92 20 मीटर से। तो यहाँ पे जो है ये भी जो करेक्शन था 502 से 500 गया, मतलब निगेटिव था। ठीक है, जो मेजर्ड लेंथ से करेक्ट लेंथ क्या था, कम आया। तो ये इसका मतलब ये फुलफिल हो रहा है जो अपना शॉर्टकट ट्रिक था। नेक्स्ट दूसरे करेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप क्या होता है देखते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं जैसे एक डिस्टेंस लूँ ये और दूसरा डिस्टेंस लूँ ये, इसी के जस्ट ऊपर है, मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, एक्स वाई जेड। हम लोगों ने सर्वे में क्या पढ़ा, हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करेंगे। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो ट्रू डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स वाई है। लेकिन किसी कारणवश मैं एक्स वाई डायरेक्टली मेज़र नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप को मेज़र कर रहा हूँ। तो बोल सकते हैं एक्स जेड मेरा क्या है जाएगा, मेजर्ड डिस्टेंस हो जाएगा, मेजर्ड डिस्टेंस एक्स जेड। क्योंकि मेरे को एक्स वाई फाइंड आउट करना है एक्स जेड के हेल्प से, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर मेरे को पता रहे से थीटा, तो मैं पता कर सकता हूँ क्या इसमें करेक्शन आएगा एक्स वाई तक पहुँचने के लिए एक्स जेड में। तो पहला केस ये होता है, इफ थीटा इज नोन।
अगर थीटा नोन है तो क्या एरर रहेगा, तो एरर देख लेंगे। एरर क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, पढ़ ही रहे ना, इक्वल टू एम टी इक्वल टू एम माइनस टी, ठीक है। उसी तरह से मेजर्ड वैल्यू क्या है बोलेंगे, से ये एस एल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, एल माइनस ट्रू वैल्यू क्या है, एल कॉस थीटा। तो एल को अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा आप लोगों को क्या हो गया, एरर हो गया। तो अगर करेक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि करेक्शन फॉर स्लोप क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, करेक्शन इक्वल टू एल इंटू कॉस थीटा माइनस 1। तो ऑब्जेक्टिव में दोनों में से कुछ भी दिया रह सकता है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसी में ये केस 1 था। दूसरा केस क्या हो सकता है, इतना नोट कर लो, फिर मैं इसी में बताता हूँ इसको इरेज करके। ठीक है, सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इधर पता है, जैसे ये मान लीजिए ये डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ये मालूम है और ये थीटा नहीं मालूम अपने को, ठीक है। इसको भी इरेज कर देते हैं, ये थीटा नहीं पता, तब क्या करेंगे, लिख लीजिए डिफरेंस ऑफ एलिवेशन h इज गिवन, ठीक है। तो क्या होगा देखेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो करेक्शन क्या होगा देखेंगे, करेक्शन फॉर स्लोप ई इक्वल टू क्या होता था, एम माइनस टी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस एम, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस मेजर्ड वैल्यू एल, ये हो गया करेक्शन। तो अगर मैं इसे बाइनोमियल एल को कॉमन लूँ तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का अंडर रूट -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखेंगे आप लोग, मैथमेटिक्स है सिंपली। और इसको अगर मैं बाइनोमियल लगाऊं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, देखेंगे, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l माइनस एच की पावर 4 अपॉन 8l क्यूब। तो ये हो गया आपका करेक्शन, ठीक है। अगर मैं h की वैल्यू क्या रहती है, बहुत छोटी रहती है, तो h की बार 4 और की छोटी रहेगी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं सिंपली करेक्शन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस एच स्क्वायर बाय 2l। अब आप लोग के ऑब्जेक्टिव में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट आप लोग का क्या होता है, करेक्शन का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ये होता है एच स्क्वायर बाई 2l। ये कैसा होगा, करेक्शन निगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन लगा है। हमेशा क्या है इसमें, स्लोप वाला लेंथ ज़्यादा है उसके हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो हमेशा ये क्या होगा, निगेटिव। दूसरा ये पूछ लेता है कि जो हायर टर्म्स को जो इसमें अपन नेग्लेजिबल माने हैं उसकी वैल्यू क्या है या उसकी पावर क्या है, तो ये है उसका पावर, h की पावर 4 अपॉन 8l क्यूब। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। करेक्शन फॉर स्लोप समझ में आया, करेक्शन फॉर स्लोप कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं करेक्शन फॉर पुल। करेक्शन फॉर पुल क्या है देखते हैं, लिखिए, इफ पुल apply to the ends of the tape is not same as standard pull। मतलब जब इसको टेप को बनाया गया था तब एक स्टैंडर्ड पुल पे बनाया गया होगा, और जब हम लोग मेज़र कर रहे हैं किसी डिस्टेंस को तो वो स्टैंडर्ड पुल से कुछ वेरिएशन पे कर रहे हैं, मतलब उससे ज़्यादा पुल दे रहे हैं, उससे कम पुल दे रहे हैं, स्टैंडर्ड पुल के बराबर नहीं दे रहे हैं। तो जो करेक्शन होगा, देन करेक्शन फॉर पुल इज रिक्वायर्ड।
इसका मतलब ये बोल रहा है आपका, जब स्टैंडर्ड पूल के अलावा कोई पूल दिया जा रहा है, उससे कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग को पूल करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब पूल करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, पूल करेक्शन निगेटिव भी हो सकता है। पूल करेक्शन पॉजिटिव होगा व्हेन, कब, जब पुल अप्लाई इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पुल होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जो पुल के लिए जो स्टैंडर्ड जब किया गया था, स्टैंडर्ड पुल था, उससे ज़्यादा पुल दे रहे हैं, उससे ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा खिंचाव दे रहे हैं टेप को, तो क्या होगा, जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगा कि कम होगा, बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक ए से बी तक का डिस्टेंस मेरे को मेज़र करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये ए से बी तक का मेज़र करना है, ये 20 मीटर का था। अब अगर मैं, ये स्टैंडर्ड पुल की बात है, ठीक है, तब ये 20 मीटर था। अगर मैं इसे ज़्यादा खींच रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये 19.92 ही मिलेगा अगर मैं इसे ज़्यादा खींचूँगा तो रीडिंग। ठीक है, तो एरर कैसा आ जा रहा है, EMT, तो एरर कैसे आ जा रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो करेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं नॉर्मल पुल से ज़्यादा अगर उसको पुल अप्लाई कर रहा हूँ तो करेक्शन कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो वही चीज़ बोला गया है, पुल करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, व्हेन पुल अप्लाइड इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पुल। वाइस वर्सा भी होगा, पुल करेक्शन निगेटिव कब होगा, व्हेन पुल अप्लाइड इज लेस देन पुल करेक्शन। और इसकी वैल्यू क्या होती है देख लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव तो देख लेंगे आप लोग। तो पुल की वजह से क्या होता है, P माइनस P0 इंटू L ओवर AE। यहाँ पे क्या क्या है लिखेंगे, P क्या है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो लिखते बन जाएगा। ठीक है, P क्या है यहाँ पे, पुल अप्लाइड। P0 क्या है, स्टैंडर्ड पुल। L क्या है, लेंथ, मेजर्ड टेप ऑफ लेंथ, मेजर्ड लेंथ। क्या बच गया, एरिया क्या होगा बताएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ना। और E क्या है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अभी अभी आप लोगों ने 2 प्रकार का करेक्शन पढ़ लिया, 3 प्रकार का। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पुल करेक्शन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप जो पुल अप्लाई कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा है या कम है। अगर स्टैंडर्ड पुल से जो पुल ज़्यादा दे रहे हैं तो करेक्शन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर स्टैंडर्ड पुल से आप लोग, अगर पुल जो अप्लाई कर रहे हैं टेप में, अगर वो कम दे रहे हैं तो करेक्शन भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, और जहाँ तक, और क्या था, स्लोप के लिए करेक्शन कैसा था, हमेशा निगेटिव था। ठीक है, दोनों में समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर। सेम उसी तरह से जैसे पुल था, टेम्परेचर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा पे अपन काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एकदम हॉट कंडीशन है, ठीक है, राजस्थान के समझो जैसलमेर में अगर अपन मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो अगर स्टील टेप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। ठीक है, तो जो 20 मीटर का होना था उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं कि 19.92 का ही हो रहा है, तो उसके वजह से करेक्शन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो सिमिलरली ये लिखेंगे, इफ़ field temperature is greater than standard temperature, then करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। सेकेंड केस क्या, इफ फील्ड टेम्परेचर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम हुआ, देन करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी का, करेक्शन का, अल्फ़ा इंटू टेम्परेचर इन द फील्ड माइनस टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इंटू एल। ये हो गया आप लोग का करेक्शन फॉर टेम्परेचर। यहाँ पे क्या क्या है मैं लिखवा भी देता हूँ। अल्फ़ा क्या है,
थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। टी क्या है? फिल टेम्परेचर। टी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिस समय आपका टेप को बनाया गया होगा। एल क्या है? मेजर्ड लेंथ। तो अभी आप लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा। करेक्शन फॉर स्लोप कैसा होता है? हमेशा निगेटिव। करेक्शन फॉर पुल कैसा होता है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। वैसे ही करेक्शन फॉर टेम्परेचर क्या हो सकता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। ये सब सिंपल करेक्शन है। जो आगे आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सैग करेक्शन। तो देखते हैं क्या होता है सैग करेक्शन। करेक्शन फॉर सैग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये एक कैटनरी है, ठीक है, ए एंड बी, और मैं टेप को कुछ इस तरह से पुल किया गया हूँ कि ये एक कैटनरी शेप बना रहा है। ये पी दिया हूँ मैं, इसको पी लिख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका एल और ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी। तो बताएंगे ए बी ज़्यादा होगा कि एल ज़्यादा होगा? जब सैग की वजह से आ रहा है तो हमेशा जो मेजर्ड वैल्यू रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा इसमें ट्रू वैल्यू से। ठीक है, तब ना कैटनरी शेप लेगा। तो हमेशा आपका एरर क्या होगा इसमें? पॉजिटिव होगा। और हमेशा करेक्शन कैसा होगा? निगेटिव होगा। करेक्शन फॉर सैग में ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। करेक्शन फॉर सैग क्या होता है? माइनस डब्लू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या होता है एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लिखेंगे डब्लू क्या है? स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू क्या है? वेट पर यूनिट लेंथ। अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ? देखेंगे, इक्वल टू डब्लू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर। ये क्या है? कैपिटल डब्लू है और ये स्मॉल एल ये। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ द टेप। इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट एल क्या है? हमेशा की तरह लेंथ ऑफ द टेप। नेक्स्ट पी क्या है? पुल अप्लाई कर रहे हैं जो एट द एंड पे, पुल अप्लाइड एट द एंड। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो करेक्शन फॉर स्लैब सैग कैसा होगा? हमेशा निगेटिव होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसका फार्मूला तो कम, फार्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है लेकिन इसमें न्यूमेरिकल कम आने आता है SSC JEE में। ये अगर आना रहता है इससे न्यूमेरिकल तो गेट में ज़्यादा आता है आपके गेट के एग्जाम में, क्योंकि एक फार्मूला में क्यूब भी करना पड़ रहा है, स्क्वायर भी करना पड़ रहा है, डिवाइड बाई 24 भी करना पड़ रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है सॉल्व करना। तो इसमें डायरेक्टली यही पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि करेक्शन फॉर सैग कैसा होगा? हमेशा निगेटिव होगा भाई। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं करेक्शन टू MSL क्या होता है। ठीक है, करेक्शन टू MSL क्या होता है? अब जैसा देखते हैं, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। इसको मैं कुछ एक्सपांड कर दिया। ठीक है तो सपोज ये थीटा डिग्री है, ये है मेरा लेंथ ऑफ MSL मीन से लेवल पे। मीन से लेवल पे से अर्थ का सेंटर का क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी होती है? 6370 किलोमीटर ये होती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और जो मैं लेंथ मेज़र कर रहा हूँ वो तो ग्राउंड पे कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका सिंपली मेजर्ड
लेंथ, कितने MSL से कितने हाइट पे, सपोज मैं ले लेता हूँ ये हाइट को h डिस्टेंस पे, तो क्या मैं MSL की वजह से करेक्शन निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? सबसे पहले एरर इक्वल टू लिख लेते हैं क्या, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो करेक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, एल ऑफ MSL माइनस मेजर्ड वैल्यू एल। ये क्लियर हुआ। अब अगर MSL को मैं आर और थीटा के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं, आर थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, माइनस इस एल को अगर मैं थीटा और आर के टर्म्स में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, थीटा इंटू एच प्लस आर, ये लिख सकता हूँ। देखेंगे इसको माइनस करिए तो क्या होगा, आर थीटा से आर थीटा गया तो माइनस एच इंटू थीटा हो गया। अब अगर थीटा तो डायरेक्टली मेरे को पता नहीं रहेगा, तो मैं इसको आर एंड एच के फॉर्म में लिखूँ तो माइनस एच, थीटा को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, देखना एल, क्योंकि एल तो पता रहेगा ना, यही तो मेज़र करके लेके आ रहा हूँ, आर प्लस एच। तो ये आप क्या आ गया, करेक्शन फॉर सेग। अब आर बहुत ज़्यादा रहेगा किससे, एच से, तो ये वाला एच को मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखेंगे करेक्शन इक्वल टू माइनस एच एल बाय आर। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्शन फॉर MSL। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा करेक्शन टू MSL कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ बेस लाइन मेजर्ड 300 मीटर एबो MSL, 300 मीटर एबो उसको फाइंड आउट कर रहा है 1000 मीटर। तो फाइंड आउट करेक्शन फॉर MSL, आर की वैल्यू दे दिया है 6370 किलोमीटर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा C फॉर MSL, करेक्शन फॉर MSL क्या होता है, माइनस में होता है H इंटू एल बाई आर, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, इसमें रख दीजिए। तो माइनस का माइनस, H कितना दिया हुआ है 300 एबो तो बोला है ना, L क्या है मेजर्ड लेंथ दैट इज 1000 अपॉन आर क्या दिया हुआ है 6370 किलोमीटर। तो उसको करेक्शन को क्या सब चीज़ मीटर में, तो इसको ही मीटर में चेंज कर लूँ तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ मिलेगा 0.048 मीटर। तो ये आपका हो गया करेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ें कि हो गया आज के लिए, आगे का हम लोग कल देखते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ इसमें हम लोग कंपास सर्वे पढ़ेंगे। कंपास सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है जो हमेशा एग्जाम में आता है और हमेशा बच्चे 90% बच्चे गलत करते हैं इसमें, क्या, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल अलग चीज़ होता है, जो मैथमेटिक्स में इंटीरियर एंगल होता है उसे। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल सर्वे में या तो एक्सटर्नल एंगल हो सकता है या फिर इंटीरियर एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेवर्स कैसा है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सब चीज़ हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ कंपास सर्वे में। ठीक है।